गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई कविता जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है। यह आपका चैप्टर 5 है काव्यखंड का। और बच्चों, इस कविता के कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि उनका अपनी प्रेयसी से कितनी आत्मीयता है और कितना घनिष्ठ संबंध है, इसके बारे में वो बताते हैं। और वो कहते हैं कि किस प्रकार से उनकी प्रेयसी को जो भी कुछ प्रिय है वो सब उनको स्वयं भी स्वीकार्य है। वे उन सब परिस्थितियों को स्वयं भी स्वीकार करते हैं खुशी खुशी, जो परिस्थितियाँ उनकी प्रेयसी भी उनके साथ निभाने के लिए तैयार रहती है। अर्थात बच्चों, सहर्ष स्वीकारा है कविता जीवन के प्रति कवि के व्यापक और सकारात्मक दृष्टिकोण और कृतज्ञ दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कविता। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर तुम्हें कहा गया है प्रेयसी को। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो भी कुछ जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तुम्हारा यानी प्रेयसी का। यहाँ पर कवि कहते हैं अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि कवि ने अब तक अपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल की है और उसे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है, चाहे वह गरीबी हो या अनुभव हो या विचार हो, और या फिर बाहर की दृढ़ता हो या अंदर की तरलता। ये सब उसके लिए नए हैं। किसके लिए? कवि के लिए। और अभिनय और मौलिक भी हैं। मौलिक यानी नेचुरल भी, जिसे हम कह सकते हैं, जो स्वयं से निर्मित हों। और ये सभी सामान्य नहीं है, ये सब कवि के लिए विशिष्ट हैं। तो विशिष्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सब उनकी प्रेयसी से संबंधित हैं। ये सभी संभावनाएं, ये सभी परिस्थितियाँ उनकी प्रेयसी को स्वीकार हैं। अर्थात कवि की प्रेयसी उनके साथ सभी स्थितियों में रहने को तैयार है। और यही कारण है कि कवि को भी अपनी हर स्थिति प्रिय लगती है और वे अपनी हर परिस्थिति को खुशी से स्वीकारते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता भी झरना को ही बोलते हैं। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मुझे स्वयं यह पता नहीं है कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है, तुमसे यानी प्रेयसी से, लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ कि मेरे दिल में संभवतः मीठे पानी का कोई अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा कोई स्रोत या ऐसा कोई सोता यानी ऐसा कोई झरना बह रहा है, जिसमें मैं प्रेम को या स्नेह को, आत्मीयता को जितना भी अधिक उंडेलता हूँ, यानी जितना भी अधिक उसको बाहर फेंकता हूँ या जितना उसको उंडेलता हूँ, फिर भी बार बार वह भर जाता है। और मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा, यानी अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहते हैं कवि कि मेरे ऊपर यानी मेरे मन पर आपका यह खिलता चेहरा बिल्कुल उसी तरह से आच्छादित है। आच्छादित का मतलब यहाँ पे कि छाया हुआ है। कैसे? जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्कुराता हुआ चांद अपनी छटा बिखेरता रहता है। नेक्स्ट है बेटा। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि वह अपने प्रिय से दंड पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे भूल जाने का उन्होंने जो अपराध किया है, वो ये चाहते हैं कि अगर मैं अपने प्रिय को भूल जाता हूँ तो मेरी प्रिय मुझे ऐसा दंड दे कि मैं ऐसे अंधकार में खो जाऊँ। बिल्कुल ऐसा अंधकार जैसे कि अमावस्या की रात में जो अंधेरा होता है, बिल्कुल उस सघन अंधेरे में मैं स्वयं को डुबो देना चाहता हूँ।
तो वो दंड स्वरूप अपनी स्थिति को पाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि जिससे इस अंधकार से क्या हो, उसके शरीर पर और उसके चेहरे पर, किसके, कवि के, और उसके हृदय पर सभी जगह यह अंधकार, यह अंधेरा व्याप्त हो जाए और वह उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर झेलना चाहते हैं। हर तरह से वह अपने आप को दंडित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेयसी को भूलने की भूल की है। क्यों? क्योंकि वह प्रेयसी जो उनके साथ हर परिस्थिति में रहने को खुशी खुशी तैयार थी, जिसने अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर किया था और उसके बदले वह उसे कुछ भी वापस न लौटा सका। इसी कारण आत्मग्लानि कवि को यहाँ पे महसूस हो रही है और वह स्वयं को घनघोर अंधेरे में खो देना चाहता है, डुबो देना चाहता है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, परिवेष्टित का मीनिंग यहाँ पे होता है कि चारों तरफ से घिरा हुआ और आच्छादित या छाया हुआ, रहने का रमणीय यह उजाला। रमणीय होता है मनोरंजन भरा, या कह लो कि सुंदर या मनोरम, अच्छा सुंदर दृश्य, यह उजेला। अब उजेला का मतलब उजाला या प्रकाश, सहा नहीं जाता। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार का ये जो उजाला है या आत्मीयता, कवि की अपने प्रेयसी के प्रति जो आत्मीयता है, जो कोमलता है और उसका जो स्नेह है, उसका प्रेम जो उसके अंदर व्याप्त है, जिसके कारण क्या है कि चारों ओर एक बहुत ही मनोरम उजालापन छा गया है। किंतु कवि यहाँ पे क्या कहते हैं, वो बहुत व्यथित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं और वो कहते हैं कि अब यह स्नेह का जो उजाला है, यह आत्मीयता का जो उजालापन है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरा शरीर अब उसको सहने में अक्षम है। ममता के बादल मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। यहाँ पर कि इस प्रकार प्रेयसी का जो प्रेम है, प्रेयसी की जो कोमल भावनाएं हैं, वो उसके मन में पिरोती जा रही हैं, उसके मन में उतरती जा रही हैं, वो उसकी संवेदनाएं और उसकी कोमल भावनाएं, किसकी, प्रेयसी की। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अब कवि कहते हैं कि यह उजाला मुझसे सहा नहीं जाता, प्रेयसी के प्रेम का उजाला, और मेरा मन जो है वो अब अक्षम हो चुका है इन परिस्थितियों को सहने में। ठीक है, और मेरे मन में जो ये डर है एक पैदा हो चुका है, भवितव्यता। भवितव्यता का मतलब होता है भविष्य की चिंता। मेरे मन में भविष्य की यह चिंता अब व्याप्त हो जाती है। यह सोचकर मेरा मन जो है वो छटपटा उठता है कि इसी तरह से हमेशा सहलाने, आगे है यहाँ पे लाइन, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, कि इस प्रकार से बहलाने वाला और सहलाने वाली जो आत्मीयता है और जो स्नेह, वो अगर मुझे प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। तो ऐसी आशंकाएं कवि को चिंतित कर रही हैं, उनको भविष्य के लिए डरा रही हैं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। यानी कवि यहाँ पे स्वयं को ये कह लीजिए कि ग्लानि महसूस करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी प्रेयसी को भूल जाता हूँ तो वो अपने आप को दंड देना चाहते हैं, है ना। तो वो ये कहते हैं कि बिल्कुल सच में मुझे दंड दो और मैं ऐसे अंधेरी गुहाओं में, गुहाओं यानी गुफा को बोला जाता है ना, विवरों, विवर कहते हैं बिल को, ऐसी गुफाओं के बिलों में मैं खो जाऊं कि बिल्कुल वहां जाकर मैं लापता हो जाऊं, मुझे ये पता ना चले कि मैं कहाँ पर हूँ। यहाँ तक कि कवि इतने अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि वह बादलों के धुएं में भी स्वयं को खो जाना चाहते हैं। आगे है लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा हो। अब फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे भी एक विडंबना है कि अगर मान लो मैं पूरी तरह से लापता हो जाता हूँ, बादलों के धुएं में भी स्वयं को खो दूँ, ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि ऐसी परिस्थिति में भी हे प्रेयसी मुझे तेरा ही सहारा है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो भी स्थिति, वर्तमान में जो भी अस्तित्व कवि का है, वो सब जो है उसकी प्रेयसी के कारण ही है। अगर उसकी अच्छी स्थिति है, अगर उसे अच्छी उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं, तो भी वह अपनी प्रेयसी के कारण, और अगर वह स्वयं को लापता भी कर देता है और अंधकार की गुफाओं में भी अपने आप को डुबो देगा, तब भी वह अपनी प्रेयसी के कारण ही यह सब कर पाएगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है
यही कारण है कि जो भी कुछ मेरा है, मेरा होता सा लगता है, या ऐसा लगता है कि ये सब मेरा, आगे भविष्य में जो भी कुछ मेरा होने वाला है, ठीक है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वह सब मेरी प्रेयसी, तुम्हारे यानी प्रेयसी, तुम्हारे ही कारण ये सब संभव है। ठीक है, अब तक तो जिंदगी में जो भी कुछ था, जो भी कुछ है, सहर्ष स्वीकार्य है। और यही कारण है कि जो भी कुछ अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया है, सुख है या दुख है, उपलब्धि है या कोई अच्छे विचार जो मेरे मन में, या जो संभावनाएं मेरे मन में पैदा होती हैं, वो सब जो है मुझे खुशी खुशी स्वीकार हैं। इसलिए कि जो भी कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यही कारण है कि मुझे ये सब चीज़ें क्यों स्वीकार हैं, क्योंकि मेरी प्रेयसी को मेरी हर परिस्थिति स्वीकार है, और इसलिए मुझे भी अपनी हर जो स्थिति है उससे कोई भी, किसी प्रकार की कोई, मुझे उससे ये कह लो कि चिंता नहीं है उसकी, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रेयसी मेरा हर परिस्थिति में साथ देगी। इसी कारण खुशी खुशी मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ।